नावल राख राइटर आमना रियाज। वो कब से लॉन और बरामदे की दरमियानी सीढ़ियों पर बैठा था। कोहनियां घुटनों पर टिकी थीं, जबकि दोनों हाथों की उंगलियों ने एक दूसरे को यूं जकड़ रखा था गोया आज दोनों हथेलियों का आपस में पेवस्त हो जाने का इरादा हो। आंखें किसी अनदेखे नुक्ते पर टिकी थीं। असाब में एक वाज़े महसूस किया जाने वाला खिंचाव और पेशानी पर अनगिनत लकीरों का उलझा हुआ जाल था। आसमान स्याही माइल सुरमई बदलियों की लपेट में था और हवा ने तो शायद आज जमीन का रुख ना करने की कसम खाई थी। अजीब तरह का ला यानी सा सकूत और हब्स चहार सू छाया हुआ था और उसके अंदर गोया अलाव रोशन था। कनपटी पर एक पसीने की धार मुसलसल बह रही थी और जबड़े मजबूती से एक दूसरे पर जमाए गोया वो जब्त की इंतहाई हदूद से गुजर रहा था। उसे गुस्सा इस बात पर नहीं आ रहा था कि कश्यप उससे खफा है, बल्कि असल गुस्सा इस बात पर था कि वो उससे एक ऐसे शख्स के लिए खफा है जो उसका कुछ भी नहीं है। उसने दाएं हाथ की उंगलियों को बाएं हाथ की उंगलियों के शिकंजे से आजाद किया और हथेली अपने सामने फैला ली। इन्हीं आहनी हाथों ने बारहा कश्यप के नाजुक मरमरी हाथों को अपनी कैद में लिया था। बारहा उसने कश्यप को अपने दिल से वजूद तक महसूस किया था और पिछले 5 दिन से उसने कश्यप की आवाज तक न सुनी थी। सारे घर में फकत एक आवाज गूंजती रही थी और वो थी उनकी नन्ही सी बेटी सहर के हंसने या फिर रोने की आवाज। खुद उसने कई बार सहर के हवाले से इस जंग को खत्म करने के मौके पैदा किए, मगर कश्यप जानबूझकर अनजान रही। इससे कबल वो खुद सुबह सवेरे उसे ऑफिस जाने के लिए जगाती थी, ऑफिस की तैयारी में उसकी मदद करती थी, उसके लिए नाश्ता तैयार करती थी। फिर लंच और डिनर का मामला भी कुछ उससे मुख्तलिफ न था। मगर पिछले 4 बल्कि 5 दिनों में इन दोनों के दरमियान एक अनदेखी दीवार आपो आप तन गई थी, जिसने अगर मुस्तरिब उसे किया था तो जेर असर खुद कश्यप भी थी। उसका मतहश चेहरा और मतोरम आंखें मख्फी तो न रही थीं। अजीब बात थी ना कि मिसिज कश्यप आजर कमाल से यावर बिन सुहेल की वजह से खफा थी। उस एक ख्याल के साथ ही उसकी उंगलियां बेख्तियार भींच गईं। यावर बिन सुहेल कश्यप का क्या था? कुछ नहीं, जबकि आजर कमाल उसका सब कुछ था। फिर भी फिर भी इतने फासले, इतनी खफगी, इतनी दूरी और अजनबियत सिर्फ और सिर्फ यावर बिन सुहेल की वजह से। कहानी यूं शुरू होती है कि वो पाकिस्तान आया, उसने कश्यप हसाम को देखा और शादी कर ली। यहाँ तक कोई उलझाव न था कि कश्यप उसके मरहूम ताया की बेटी थी। कनाडा की एक मल्टीनेशनल फर्म में वो चीफ एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पर काम कर रहा था और पिछले 2 सालों में पहली बार 3 माह की लीव पर पाकिस्तान आया था। मंगनी के बाद जाहिर है शादी भी होनी ही थी और यहाँ भी किसी ने नारा एतराज बुलंद नहीं किया था सिवाय कश्यप के। मंगनी के बाद पहली बार उसने खुद आजर से कांटेक्ट किया था और ये बात उसके लिए बायसे खुशी यूं थी कि उससे कबल ये काम वो खुद करता रहा था। जहां वो खुश हुआ था, कश्यप की अगली बात सुनकर झल्ला गया था। 2 रोज बाद तो यावर भाई जापान जा रहे हैं, उन्हें उनकी फर्म की जानब से 6 माह के लिए भेजा जा रहा है। तुम खुद सोचो आजर, यावर भाई की गैर मौजूदगी में हमारी शादी कैसे होगी? यावर भाई ने क्या हमारा निकाह पढ़वाना है कि उनकी गैर मौजूदगी में हमारी शादी ना हो सकेगी? वो तेजी तुंदी से बोला था। पहली बार उसे यावर बिन सुहेल के नाम से चिढ़ हुई थी, जिसका मुख्तसर तारुफ फकत इतना ही है कि वो ताया जान के किसी मरहूम दोस्त का बेटा था। करीबी रिश्तेदारों के मुंह मोड़ लेने की बिना पर 12 साल की उम्र से इस घर में था और ताया जान के इंतकाल के बाद से वो इस घर का बड़ा बेटा होने का हक अदा कर रहा था। फिर एक और तारुफ भी यूं था कि वो इस घर का होने वाला बड़ा दामाद था। ताया जान ने अपनी जिंदगी में ही महानूर को यावर से मंसूब कर दिया था। फिर वही हुआ जो आजर ने चाहा, यानी शादी, और शादी के ठीक 1 माह बाद वो कश्यप को लेकर कनाडा आ गया, जिसे पाकर उसे जमीन व आसमान अपनी मुट्ठी में मुकीद लगने लगे थे। उस रोज मौसम बेहद खुशगवार था। यखबस्ता फिजाओं में सूरज की नरमाहट बिखरी हुई थी और वो हफ्तावार तातील का भरपूर लुत्फ ले रहा था। कश्यप उसकी फरमाइश पर कॉफी बना लाई, फिर साथ ही बड़ा सा एल्बम भी कैबिनेट से निकाल लिया। आज मुझे सब घर वाले बहुत याद आ रहे हैं। कश्यप की रोनी सूरत देखकर वो हंस दिया, फिर एल्बम देखने लगा जिसमें जा बजा यावर बिन सुहेल की तस्वीरें लगी हुई थी। बचपन से जवानी तक का सारा कलेक्शन मौजूद था। ये घर वालों में सिर्फ यावर शुमार होते हैं? उसने सादगी से दरियाफ्त किया था, बस यूं ही कि उसकी यावर से उनसियत से बखूबी आगाह था। वो हंस दी झींप कर। बाज बातों और बाज जज्बों की वजाहत करना खासा मुश्किल काम है और मैं तो इन लोगों में से हूँ जिन्हें वजाहत देना हमेशा मुश्किल लगता है। ये वजाहत कसौटी यहाँ कहाँ से आ गई? एल्बम को सफ़ा दर सफ़ा पलटते हुए उसने सरसरी सी निगाह कश्यप पर डाली थी। कसौटी जरखेज जहनों की पैदावार है और क्या।
वो एक तस्वीर को बहुत गौर से देख रही थी। मैं खुद भी नहीं जानती कि यावर भाई मेरे लिए क्या है, मगर ये हकीकत है कि वो मेरे लिए बहुत कुछ हैं। तुमने अभी पूछा था ना कि क्या घर वालों में सिर्फ यावर भाई शुमार होते हैं, तो इसका जवाब सिर्फ इतना है आज़र कि वो मेरे लिए सभी घर वालों से बढ़कर हैं। मैं उनसे बेहद मोहब्बत करती हूँ, बेतहाशा, सबसे ज़्यादा। और आज़र ने बेख्तियार तस्वीर उसके हाथ से खींच ली थी। कश्यप का इतने जज़्ब से किसी और के लिए मोहब्बत का इज़हार करना उसके दिल को अजीब सी कैफियत में मुब्तला कर गया था। वो कितनी मोहब्बत बार निगाहों से तस्वीर में मौजूद इस बेतहाशा शानदार पर्सनैलिटी के मालिक शख्स को देख रही थी। कितनी लगावट से उसके लिए अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही थी। कितने ही जुगनू थे जो इस पल उसकी निगाहों में आन ठहरे थे। और आज़र कमाल का दिल बस एक पल को चाहा था कि अपने हाथ में मौजूद इस तस्वीर को उंगलियों की खफीफ सी हरकत से मसल डाले। कैसी बीवी हो तुम यार, अपने हैंडसम मियाँ को छोड़कर अपनी बड़ी बहन के होने वाले सरताज से मोहब्बत कर रही हो, और वो भी बेतहाशा। अंदरूनी बेजा इज़्तिराब को पाबा ज़ंजीर करने में उसे पल ही लगा था, और अपने दिल में उठने वाले इस बेतुके उबाल पर 10 दफ़ा लानत भेजते हुए वो यकसर मुख्तलिफ टोन में कश्यप से मुखातिब था। और उसके इस अंदाज को कश्यप इन 4 माह में बखूबी समझने लगी थी। तभी बेहद इत्मीनान से तस्वीर वापस एल्बम में लगाकर अलमारी के निचले हिस्से में किसी मुकद्दस सहीफे की तरह रख आई थी। वो आईने के सामने ठहर कर अपने बालों को बैंड्स की जद से आज़ाद करवाने लगी। आज़र ने बेख्तियार कुशन उसे खींच मारा था। तुम्हारी बातें मुझे हसद में मुब्तला कर रही हैं। अंदाज कुछ कुछ तंबीही, कुछ कुछ शरीर सा था। बाजू सहलाती कश्यप ने उसे कदरे गुस्से से घूरा था। तो मैं क्या करूं? प्यार? आज़र उसके पीछे आन रुका, और वो भी सिर्फ मुझसे। उसकी कमर के गिर्द अपने बाजू हमायल करते हुए आज़र ने ठोड़ी उसके शाने पर रख दी थी। कश्यप की निगाहों में हद दर्जा तहैयर उमड़ आया था। उसने आईने में नजर आते आज़र के अक्स की निगाहों में झांका। तुम पागल हो आज़र? अगले ही पल वो हंस दी थी। न जाने क्यों, और आज़र कमाल के पास उसके इस सवाल का बेहद मरबूत जवाब मौजूद था। हाँ, मैं पागल हूँ, और सिर्फ तुम्हारे लिए। वो उसकी महकती जुल्फों से उलझ गया था, और कश्यप के बेसाख्ता कह कहे उसके अंदर तक तरावट उतार गए थे। अव्वलन कश्यप उसकी पसंद थी, घंटों के फर्क से मोहब्बत बनी, फिर बीवी, और अब वो उसका इश्क थी। उसे इस नन्हे मुन्ने वजूद से भी ज्यादा अजीज थी जो चंद महीनों के वक्फे से इस दुनिया में उसकी मोहब्बत और उसके कानूनी और शरई रिश्ते का हकीकी रूप लेकर दुनिया में वारिद होने वाला था। वो अपनी इस कैफियत को कोई नाम नहीं दे पाया था, और नाम देना चाहता भी नहीं था कि उसके ख्याल में ये एक अहमकाना सोच थी। मगर वो इस हकीकत से भी इनकार नहीं कर सकता था कि जब कभी कश्यप यावर से फोन पर बात कर रही होती थी, या कभी उसके साथ चैटिंग पर घंटों सर्फ करती थी, तो न जाने क्यों वो मुज़रिब सा हो जाता था। दिल बिल्कुल समुंदर बन जाता जिसकी वुसअतें किसी बड़े से गर्दाब की जद में होती। कश्यप की बातों में यावर बिन सुहेल का हवाला बिल्कुल ऐसा ही था जैसे दरख्त के लिए जड़ नागुजीर। उस रोज कश्यप के वीकली चेकअप के बाद आज़र ने उसकी अजीब सी कैफियत को वहीं हॉस्पिटल में ही भांप लिया, और वापसी पर जब इस्तफसार किया था तो वो चंद लम्हे उसे देखती रही थी, और फिर बेख्तियार रो दी थी। मुझे बहुत डर लग रहा है आज़र। वाकई सरासीन की उसके हर हर अंदाज से मुतरश थी, और आज से नहीं बल्कि कई दिन से। आज़र ने बेख्तियार बाजू फैलाकर उसे खुद से नजदीक कर लिया था। कश्यप को शायद इस सहारे की जरूरत थी। उसके शाने से सर टिकाकर वो सिसकियां भरने लगी। आज़र ने उसके वजूद का इर्ताश अपने दिल तक महसूस किया था। वो उसकी कैफियत समझ सकता था। फिर डॉक्टर ने भी तो यही कहा था कि प्रेगनेंसी के दौरान हर औरत मामूल से हटकर हसास हो जाती है। आज़र ने स्टीयरिंग व्हील पर हाथ की गिरफ्त मजबूत करते हुए पहले एहतियात से मोड़ काटा, फिर कार की रफ्तार कदरे धीमी करके बहुत नरमी से उसके बालों को छुआ था। तुम्हें डरने या घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इंशाल्लाह सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। डॉक्टर ने भी तो कहा है कि कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं हैं, और फिर मैं भी तो तुम्हारे लिए दुआ कराऊंगा शिफा। एक बार फिर उसके बालों को छूते हुए तसल्ली दी। कभी कभार वो मूड में होता तो उसे यूं ही पुकारा करता था। बाकी का रास्ता आज़र ने महज उसका ध्यान बटाने की गर्ज से बहुत सी बेमानी बातें करते हुए गुजारा था। मेरी एक बात मानोगे आज़र? कार उनके अपार्टमेंट के सामने रुकी थी जब कश्यप ने बाहर निकलते हुए बड़ी आस भरी निगाहों से उसे देखा था। फ्रंट साइड का दरवाज़ा लॉक करते हुए आज़र उसे देखकर दिलकशी से मुस्कुराया। 10 बातें मान लूंगा, तुम कहो तो। उसका हाथ थामकर वो अपार्टमेंट के दाखिली दरवाजे की जाने बढ़ा था। आज़र, मैं पाकिस्तान जाना चाहती हूँ। अपनों के दरमियान इंसान ज्यादा सुकून महसूस करता है। मैं भी शायद। प्लीज तुम समझो ना आज़र, वहाँ सब लोग होंगे, अम्मी, मानूर, चच्ची, फारिया भाभी वगैरह। मैं ज्यादा मुतमईन रहूंगी। फिर अगर डिलीवरी के दौरान मुझे कुछ हो भी गया तो
تمہیں اللہ سمجھے شفا، کبھی تو غلطی سے ہی کوئی ایسی بات کر لیا کرو جو میرا دل خوش کر دے، مگر نہیں جی، تم نے بھی قسم کھائی ہوئی ہے کہ ہر بری اور بے تکی بات میرے سامنے ہی کرنی ہے۔ وہ اسے ڈپٹتا ہوا لاک کھول کر اندر داخل ہو گیا تھا۔ کشف اس کے پیچھے تھی۔ اب اپنی باتوں میں الجھا کر تم مجھے اصل بات بھلا دو گے، وہ شاکی ہوئی۔ تم اگر بھول بھی جاؤ تو میں یاد رکھوں گا نا، کیونکہ چند روز پہلے میں بھی کچھ ایسی ہی بات سوچ رہا تھا۔ بچہ جب اپنی آنکھیں کھولے گا تو اس کے سبھی اپنے اس کے قریب ہوں گے، پھر میں چاہ رہا تھا کہ بابا ہی اس کے کان میں اذان دیں۔ اپنی اس برملا خواہش کا اظہار کرنے میں اس نے پل بھر کا توقف نہیں کیا تھا، جس کی بنیادی وجہ شاید لاشعوری طور پر یہی تھی کہ کشف نے سب لوگوں میں یاور بن سہیل کا نام نہیں لیا تھا۔ اگر ایسا ہوا ہوتا تو یقیناً وہ چاہنے کے باوجود کشف کو پاکستان نہ لا پاتا۔ کشف نے تو صرف چند مہینوں کے لیے آنے کی بات کی تھی، مگر وہ یہیں مستقل سیٹل ہو جانے کا ارادہ لے کر آیا تھا۔ تبھی آتے ہی نوکری کے لیے تگودو شروع کر دی تھی۔ کینیڈین فرم کے 3 سالہ تجربے اور شاندار اکیڈمک ریکارڈ کی بنا پر اسے جلد ہی ایک پرائیویٹ فرم میں جاب مل گئی تھی، جبکہ بابا اپنی گارمنٹس فیکٹری کا چارج اس کے حوالے کرنا چاہتے تھے، جو کہ وہ اپنے بڑے بیٹے شجاعت کے ساتھ پارٹنرشپ کی بنیاد پر چلا رہے تھے۔ آذر کے ذہن میں کہیں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ پارٹنرشپ 2 بھائیوں میں تفرقہ ڈالنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ تبھی اس نے نوکری کو ترجیح دی۔ پھر اس نوکری کے حوالے سے ملنے والی مراد بھی قابل قدر تھیں۔ بچے کی پیدائش سے تقریباً 1.5 ماہ پہلے ان کی پہلی ویڈنگ اینیورسری تھی، جسے کسی بڑے پیمانے پر منانے کا خیال آذر نے خود ہی ذہن سے نکال دیا تھا اور وہ اسے آواری میں ڈنر کروانے لے گیا تھا۔ اس روز وہ بہت خوش تھا، مگر محض ایک بات نے سارا موڈ غارت کر دیا تھا۔ آذر کو تو کشف یوں بھی خوبصورت ہی لگتی تھی، پھر آج تو وہ بہت نکسک سے تیار ہوئی تھی۔ وہ دونوں کافی دیر تک اس گزرے سال کو یاد کرتے رہے اور پھر یوں ہی باتوں باتوں میں آذر نے اس کی تعریف کی تھی۔ تم بہت اچھی لگ رہی ہو، اسپیشلی یہ بلیو کلر تم پر بہت سوٹ کر رہا ہے۔ کشف سر جھکا کر مسکرا دی تھی۔ ویسے بھی آج وقتاً فوقتاً شرمیلی سی مسکان اس کے لبوں کا احاطہ کر رہی تھی۔ تمہیں پتا ہے آذر، یاور بھائی کا فیورٹ کلر ہے بلیو، کشف نے خوشی خوشی اسے بتایا تھا اور اس کا حلق اندر تک کڑواہٹ سے تر ہو گیا تھا۔ یعنی اس کی زندگی کے اتنے اہم موقع پر اس کی بیوی یاور بن سہیل کی پسند کا رنگ پہنے گی۔ اس کی طبیعت مقدر ہو گئی، مگر چونکہ آج کا خوبصورت دن وہ کسی بدمزگی کی نظر نہیں کرنا چاہتا تھا، تبھی ایک بار پھر سر جھٹک دیا تھا اور واپسی میں وہ اسے وہ گھر دکھانے لے گیا تھا جو اس نے حال ہی میں خریدا تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ بچے کی پیدائش کے بعد اس گھر میں شفٹ ہو جائیں، کیونکہ آذر کا آفس یہاں سے قریب تھا۔ اس کے بعد کا عرصہ جیسے چٹکیوں کی زد پر گزرا تھا۔ آذر اس دوران اپنے آفس کے کاموں میں مصروف رہا اور کشف نے گھر کی آرائش و زیبائش میں وقت گزارا۔ کشف کو پا کر وہ خوش تھا اور سحر کو پا کر بے حد مطمئن۔ تبھی اس کی ملاقات ایک بار پھر یاور بن سہیل سے ہوئی۔ وہ تائی جان اور ماہنور کو لے کر ہاسپٹل آئے تھے۔ آذر کی یاور سے یہ محض دوسری ملاقات تھی اور آذر کو جو ان دنوں اپنا آپ ایک مشکیزے کے مترادف لگنے لگا تھا، جس میں یاور بن سہیل کے لیے ناپسندیدگی قطرہ قطرہ اکٹھی ہو رہی تھی، اب سخت شرمندگی ہوئی۔ اتنے شائستہ توار والے شخص سے بلا وجہ کا حسد پا لینا نری حماقت ہی تھی۔ پھر اسے یاور اور ماہنور کی شادی سے متعلق کچھ سنگن بھی ملی تھی، مگر چونکہ اس وقت سبھی لوگ موجود تھے اس لیے اسے خود سے کچھ بھی پوچھنا مناسب نہ لگا۔ مگر یہ سب محض ایک دن یا 24 سے 26 گھنٹے کے لیے تھا۔ یاور کے لیے پیدا ہونے والی کدورت جو اس دن کی ملاقات کے بعد ختم ہونے کو تھی، یکدم خون بن کر رگوں میں دوڑنے لگی۔ وہ مشکیزہ جس میں ناپسندیدگی رفتہ رفتہ متحد ہو رہی تھی، ایک آن میں منہ تک بھر گیا۔ وہ آفس سے قصدن جلدی آ گیا تھا کیونکہ آج کشف کو ڈسچارج کر دیا جانا تھا۔ حالانکہ امی نے کہا بھی تھا کہ وہ کشف اور سحر کو گھر لے آئیں گی، مگر آذر نے اپنا موقف نہیں بدلا تھا۔ وہ کشف اور سحر کو اپنے نئے گھر میں ہی لے جانا چاہتا تھا۔ ہاسپٹل کے لیے پارکنگ لاٹ میں کار پارک کرنے کے بعد وہ بڑے مطمئن انداز میں لفٹ کی جانب گیا تھا، 2nd فلور کے کمرہ نمبر 7 کے بند دروازے کے آگے۔ بس چند منٹ ٹھہر کر اس نے کچھ سوچا تھا، پھر دلکشی سے مسکرا کر ہولے سے دروازہ دھکیلا تھا اور بائیں ہاتھ میں پکڑا گلاب کمر کے پیچھے چھپا لیا تھا۔ دروازے نے بہت خفیف سی آواز پیدا کی تھی۔ وہ اندر داخل ہو گیا۔ ملگجے سے اندھیرے میں اس نے وہ دیکھا جسے دیکھ لینے کے بعد خون رگوں میں آگ بن کر پچھاڑے مارنے لگا تھا۔ مٹھیاں بے اختیار بھینچ گئی تھیں۔ یاور بن سہیل کشف آذر کمال پر جھکا ہوا تھا اور اس کے ہونٹ کشف کی پیشانی کو چھو رہے تھے اور کشف وہ مسکرا رہی تھی، جبکہ آذر کے دل و دماغ میں اتھل پتھل شدید ہونے کے باوجود وہ وہیں دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھے ساکت کھڑا تھا۔ تبھی یاور سیدھا ہوا اور کشف کی نگاہ آذر پر پڑی۔ آذر
اس نے نعرہ لگایا اور آذر جان نہیں سکا ان دونوں کے تاثرات۔ وہ مسکرا رہے تھے۔ اچھا ہوا تم آ گئے، میں ابھی یاور بھائی سے کہہ رہی تھی کہ آذر بھی چلو ڈاکٹر نے تمہیں ڈسچارج کر دیا ہے، بہت سرد مہری سے کہتے ہوئے اس نے آگے بڑھ کر سحر کو گود میں اٹھا لیا تھا اور بنا ان دونوں کی جانب دھیان دیے باہر نکل گیا تھا۔ اسی ایک خیال نے ایک بار پھر اس کے ذہن سے لے کر ریڑھ کی ہڈی تک پھریری سی دوڑا دی تھی، اور وہ ابھی تک وہیں بیٹھا تھا، انداز نشست رتی بھر بھی نہ بدلا تھا، ویسے ہی کوہنیوں کو گھٹنوں کا سہارا دیے ہتھیلیاں آپس میں پیوست کرنے کی لاشعوری سی کوشش کرتے ہوئے اس نے پچھلے 13 ماہ حرف بحرف سوچ ڈالے تھے۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، آسمان پر چھائی سرمئی بدلیاں ارتعاش کے زیر اثر تھیں، ہوا میں خمار سا زندہ ہو چکا تھا، اور کچھ دیر قبل والا سکوت اور حبس کہیں نہ تھا۔ اور جب طویل اور بے معنی سکوت ٹوٹتے ہیں تو طوفان آتا ہے، جس میں بارش برستی ہے جو اندر باہر بھڑکتے الاؤ کو بجھا دیتی ہے، اور آگ بجھ جائے تو دھواں اٹھتا ہے، ایسا دھواں جو سانسوں کو آلودہ کرنے کا باعث بنتا ہے۔ آذر کمال نے بلاخر سنگی سیڑھیوں کو بخش دیا تھا، پیٹ میں دھمال ڈالتے چوہوں کو تسلیاں دیتے ہوئے اور دماغ میں کلبلاتے کیڑے کو ڈپٹ کر سلاتے ہوئے اس نے اندر کا رخ کیا تھا، لاؤنج سے لے کر لیونگ روم تک محیب سناٹا اپنے پنجے گاڑے بیٹھا تھا۔ وہ کچن میں آیا، جہاں کچن ٹیبل پر پچھلے 5 روز کی طرح کھانا چنا ہوا تھا۔ ٹرانسپیرنٹ جگ میں ٹھنڈا ٹھار پانی موجود تھا، باؤل میں 2 طرح کا سالن موجود تھا جس میں سے دھواں اٹھ اٹھ کر مہین سے بادل بناتا تھا اور محو ہو جاتا تھا۔ سب کچھ تھا، اور پچھلے 5 روز سے یہی تماشا ہو رہا تھا۔ وہ صبح اٹھتا تو ناشتہ یوں ہی موجود ہوتا، اور آفس سے واپسی پر بھی ٹیبل سجی سجائی ملتی تھی، لیکن اگر اسے تنہا بیٹھ کر ہی پیٹ بھرنا ہوتا تو گھر کے بجائے کوئی بھی ریسٹورنٹ نہایت مناسب جگہ ہو سکتی تھی۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا، کچن کے دروازے کے عین مقابل اس بیڈ روم کا دروازہ تھا جہاں پچھلے 5 روز سے کشف نے ماں سحر کے بسیرا کیا ہوا تھا۔ آج بھی وہ دروازہ بند تھا۔ آذر نئے سرے سے جل بھن کر خاکستر ہوا۔ پیٹ میں محو دھمال چوہے سو گئے تو ذہن کا کیڑا اثر نو بیدار ہوا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا اپنے بیڈ روم میں گھس گیا، بڑی مشکل سے خود پر ضبط کیا تھا، ورنہ دل تو یہ چاہ رہا تھا کہ کچن سے لے کر بیڈ روم تک ہر چیز کا حشر بگاڑ دے۔ ازدواجی زندگی کی یہ 6ٹھی بدصورت رات تھی جو ایک بدصورت دن کے اختتام پر اس کی منتظر تھی۔ کتنا دل چاہ رہا تھا کشف سے ڈھیر ساری باتیں کرنے کو، سحر کو پیار کرنے کو دل مچل رہا تھا۔ اس نے شرٹ اتار کر ہوا میں اچھالی، اے سی آن کیا اور دھپ سے بیڈ پر گر گیا۔ بند کھڑکی سے باہر چھاجو چھاج برستا میंہ ادھم مچا رہا تھا، اور اندر وہ کروٹیں بدل بدل کر خوبصورت سے بیڈ کے جوڑ ہلا رہا تھا۔ نیند ذہنی خلفشار کے ہوتے ہوئے بھی کافی رات گئے اس پر مہربان ہوئی تھی۔ اس نے ناگواری سے ہاتھ بڑھا کر الارم بند کیا، پھر چند لمحے یوں ہی بیڈ پر اوندھا لیٹا رہا۔ آج تو آفس جانے کو بھی دل نہیں چاہ رہا تھا، پھر دوسرا اسے چائے کی شدید طلب ہو رہی تھی۔ وہ توہن کرہن اٹھا، اچھی طرح خبر تھی کہ جب وہ چائے بنانے کچن میں جائے گا تو ٹیبل پر ڈنر کے لوازمات کی بجائے ناشتہ ہوگا۔ وہ جی بھر کر بدمزہ ہوا اور بغیر منہ دھوئے ہی کمرے سے باہر آ گیا۔ کچن میں مصروف عمل کشف کو دیکھ کر اس نے خاموشی سے ایک طویل سانس ہوا کے سپرد کر ڈالا، پھر وہیں دروازے کی چوکھٹ سے شانہ ٹکا کر اسے دیکھنے لگا۔ ابھی جب اس کی آنکھ کھلی تھی تو اس نے کشف کی مہک کو کمرے کی ہر شے میں محسوس کیا تھا، اور اب وہ اس کے عین سامنے تھی۔ اتنے دنوں بعد نظر بھر کر دیکھنے کا موقع ملا تھا، ورنہ کشف نے تو اس سے ایسے تمام تر مواقع چھین لیے تھے۔ یقیناً آج وہ خود بھی دیر سے بیدار ہوئی تھی، تبھی تو کچن میں تھی، ورنہ اس کا معمول تو یہ ہو گیا تھا کہ ناشتہ لگا کر الارم اس کے سرہانے رکھ دیتی تھی اور اس کے بیدار ہونے سے قبل ہی واپس بیڈ روم میں روپوش ہو جاتی تھی۔ آذر اسے دیکھتا رہا، پھر مسکرا دیا۔ شادی کے بعد یہ پہلا جھگڑا تھا، اور وہ بھی اس قدر طویل ترین۔ رات تک جو یہ سوچ رہا تھا کہ پیش قدمی نہیں کرے گا، اسے دیکھتے ہی ہار گیا۔ یاور بن سہیل جائے جہنم میں اس کے لیے اپنی بیوی کو خفا کیوں کروں؟ حقیقتاً وہ تھک گیا تھا اور اب دل دہائیاں دے رہا تھا۔ کشف جو سامنے تھی، آذر نے سر کی پشت پر ہاتھ پھیرتے ہوئے فقط چند پل سوچا، پھر دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا اس کے بے حد قریب پہنچ گیا۔ گڈ مارننگ، شیلف پر دائیں بائیں ہتھیلیاں جما کر اس کے تمام تر راستے مسدود کرتے ہوئے کان کے بے حد قریب دھیرے سے سرگوشی کی۔ وہ شاید آملیٹ کے لیے آمیزہ تیار کر رہی تھی۔ پل بھر کو چونکی، لہجہ بھر کو ہاتھ رکے، اور آذر نے ایک بار پھر اسے اس کے کام میں مگن ہوتے دیکھا۔ اچھا چلو، اب صبح ہی صبح کوئی اچھی سی بات کرو جو میرا دل خوش کر دے، فرمائش کی، مگر جواب ندارد۔ وہ اپنے اس روز کے نامناسب رویے کو یاد کر کے شرمندہ بھی ہو رہا تھا۔ تبھی کشف کو اتنی اجنبیت اور سرد مہری اپنائے رکھنے پر حق بجانب سمجھتا تھا۔ شفا، مجھ سے بات کرو یار، اتنے دنوں سے میں نے تمہاری آواز نہیں سنی، کیا ابھی تک خفا ہو؟
आज़र ने अपने हमेशा वाले अंदाज में उसके शाने पर ठोड़ी रखते हुए दरियाफ्त किया। और अब की बार कशिफ खामोश नहीं रही थी। वो चमचा पटक कर उसकी जानिब पलटी थी। तुम्हें मेरी खफगी की परवाह है आज़र? बड़े कटीले अंदाज में पूछा, मगर आज़र मुस्कुराहट दबाकर बोला, तुम्हारी ही तो खफगी की परवाह है, वरना सारा जहान जाए भाड़ में। शोखी से कहते हुए उसकी कमर के गिर्द हाथ बांध दिए और हैरत अंगेज तौर पर कशिफ ने कोई मजाहमत न की थी। तुम्हें याद है आज़र, तुम कहा करते थे कि तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो। थे से क्या मुराद है? मैं तो अभी भी यही कहता हूँ। वो उसकी बिखरी जुल्फे समेटने लगा। कहने और करने में बहुत फर्क होता है ना आज़र। कैसी पागलों जैसी बातें कर रही हो शिफा। मैं अगर कह रहा हूँ तो कर भी तो रहा हूँ। रियली यार, दुनिया में सिर्फ एक लड़की से मोहब्बत की है मैंने, और वो सिर्फ तुम हो। वो शरारत से बोला। फिर मोहब्बत में तो शक की गुंजाइश नहीं होती आज़र। क्यों मुझ पर शक करके मुझे मेरी ही नजरों से गिरा रहे हो? आज़र ने अपना काम तर्क करके उसे गहरी नजरों से देखा। गहरी भूरी आंखों में कतरा कतरा समुंदर सिमट रहा था। आज़र ने उसका चेहरा दोनों हाथों में थामकर अंगूठों की मदद से बेहद नरमी के साथ उसकी आंखें साफ की। मैं तुम पर शक नहीं कर रहा कशफ, मैं तुम पर शक कर ही नहीं सकता। तुम यावर भाई पर तो शक कर रहे हो आज़र। आज़र के दोनों हाथ हवा में लहराकर पहलू में गिर गए। सारे खुशकुन जज्बात बर्नर की आंच पर पकने लगे और उसके असाब तन गए। प्लीज कशफ, मैं यावर के बारे में बात नहीं करना चाहता। फ्रिज से पानी की बोतल निकालकर होंठों से लगाते हुए उसने दो टोक अंदाज में कहा था, तुम्हें बात करनी होगी आज़र, क्योंकि क्योंकि मैं यावर भाई के बगैर नहीं रह सकती। वो बेचैनी से बोली थी और आवाज में महसूस की जाने वाली नमी थी। आज़र बुरी तरह सुलग गया। उसने जबड़े मजबूती से भींचकर बोतल फ्रिज में रखी। कश्यप की आंखें इल्तिजाओं का किला बनी हुई थीं। तुम्हें यावर के बगैर रहना पड़ेगा कश्यप, क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, उसने ठोस लहजे में कहा। अपनी बात वाजे की। कश्यप अपना सर हाथों में गिराकर कुर्सी पर ढह गई। आज़र, वो मेरे भाई हैं, वो रोते हुए बड़ी बेबसी से बोली। आज़र ने कड़ी निगाह उस पर डाली। नहीं कश्यप, वो तुम्हारा भाई नहीं है। कभी तुमने सोचा है कश्यप कि जिस शख्स को तुम भाई भाई कहते नहीं थकती, वो तुम्हें क्या समझता है? तुम उसकी जिंदगी में क्या हैसियत रखती हो? नहीं सोचा तो अब सोचो, और अगर नहीं सोच सकती तो मुझसे सुनो। तुम यावर बिन सुहेल के लिए सिर्फ एक औरत हो, एक हसीन और खूबसूरत औरत, समझी तुम? सिर्फ औरत। नहायत नफरत से उस शख्स की हकीकत बयान करके वो तेजी से बाहर निकल गया था। इतनी फुर्सत भी न थी कि कश्यप के तासुरात देख सके। वो तो बस अपने अंदर मचलते इस जवार भाटे की चंद मोटी मोटी चिंगारियां कश्यप पर उड़ा कर आया था। कश्यप वही किचन टेबल की कुर्सी पर किसी थके हारे मुसाफिर की तरह बैठी थी। बेबसी हर अंदाज से हवीदा थी कि हाथ में ना ज़्यादा राह था, ना ही मंजिल का मोतबर पता। न जाने आज़र के दिमाग में ये खन्नास कहाँ से भर गया था कि वो इसके बाप जैसे भाई के लिए इस किस्म के ख्यालात का इजहार कर गया था। वो कहता था कि वो कश्यप से बेहद मोहब्बत करता है। तो क्या मोहब्बत यही है, किसी भी इंसान को महज खुद तक महदूद कर देने का नाम? वो आज़र से पूछना चाहती थी और उसे बताना भी चाहती थी कि कुछ लोगों की मोहब्बत हमारे खमीर का हिस्सा होती है। ठीक उसी तरह यावर भाई की मोहब्बत मेरे खमीर में गुंदी गई है। फिर तुम खुद बताओ आज़र, अगर मैं उनसे मोहब्बत करना छोड़ दूं तो जिंदा कैसे रहूं? मगर कैसे बताती कि आज़र तो यावर भाई का नाम तक सुनने का रवादार न था। उस रोज हॉस्पिटल में ही वो आज़र के रवैये को भांप गई थी, मगर समझ ना पाई थी कि असल वजह क्या है। 2 रोज तक खुद से कोई सिरा तलाशने की कोशिश के बाद बिलाखिर उसने आज़र से पूछ लिया। आज़र फौरन भड़क उठा था। वो शख्स कौन होता है मेरी बीवी की पेशानी चूमने वाला? आज़र, वो दंग सी रह गई। जरा भी अंदाजा न था कि आज़र इस बात को इतने गलत अंदाज में लेगा। यावर भाई ने तो उसकी पेशानी पर प्यार करते हुए उसे बेटी की मुबारकबाद दी थी। तो क्या वो शख्स इतना भी हक नहीं रखता था कि उस लड़की की पेशानी पर प्यार कर सके, जिसने उसकी उंगली पकड़कर चलना सीखा था और जिसे वो बेटी कहा करता था? वो इतनी बुरी तरह से दिल बर्दाश्ता हुई थी कि कुछ बोल ही ना पाई थी। जबकि आज़र बोल रहा था उसे कोई दिक्कत न थी। अपने ही घर में मैं अजनबी हो गया हूँ कशफ। यहाँ तो हर तरफ यावर बिन सुहेल है। पर्दे से लेकर बेडशीट्स तक तुमने उसकी पसंद और नापसंद को मद्देनजर रखा। घर के इंटीरियर तक में वो है। आयरन रॉड का फर्नीचर तुमने इसलिए पसंद किया क्योंकि वो यावर भाई को पसंद था। हमारी बेटी का नाम तुमने वो रखा जो उसे पसंद था। तुम उसकी पसंद के खाने पकाती हो और यहाँ तक इक्तफा नहीं है, तुम यावर ही की पसंद के कलर्स पहनती हो। और तो और तुमने गले में मेरा गिफ्ट किया हुआ लॉकेट पहनने की बजाय यावर का दिया हुआ लॉकेट पहन रखा है। क्यों कश्यप, आखिर क्यों? क्या मेरा इस घर पर कोई इख्तियार नहीं? क्या मेरी बीवी का ये फर्ज नहीं बनता कि वो मेरी पसंद और नापसंद को मुकद्दम जाने? ओह, तो गोया ये एक पल की नहीं सदियों की कहानी है।
कश्यप ने झुका सर उठाया। आज़र मुतगय्यर चेहरा लिए उसके सामने था। वो उसे कैसे बताती कि ये सब सिर्फ यावर भाई की नहीं, खुद उसकी पसंद भी था। बस गलती ये हुई थी कि वो वक्तन फवक्तन उसे यावर भाई से मंसूब करती रही थी। हर बार आज़र ने उसे फैसला करने का इख्तियार दिया और वो करती भी रही। तो फिर अब ये कड़वा एतराज़ क्यों? और अब मैं उस शख्स को मज़ीद तुम्हारे और अपने दरमियान बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज़र ने रुख मोड़कर कतई ठोस लहजे में कहा था। फैसला तुम्हें करना है कश्यप कि हम दोनों में से तुम्हें कौन ज्यादा अजीज है। मगर याद रखना, कोई फैसला हो तुम्हें हम दोनों में से किसी एक को छोड़ना होगा। वो इतनी अजनबियत से कह रहा था और ये इस शख्स का एक नया ही रूप था जिससे कश्यप मुतारफ हुई थी। ये शख्स जो उससे मोहब्बत का दावेदार था, उसे समझने में कितनी गलती कर रहा था। अगर मैं तुमसे कहूँ कि शुजात भाई को छोड़ दो तो क्या तुम छोड़ दोगे? वो एकदम उसके सामने आ गई। अपने अंदर का दुख छुपाकर कदरे तेजी से पूछा। अपने तई उसने आज़र को लाजवाब कर दिया था, मगर जवाबन आज़र के लबों पर बड़ी तंजिया मुस्कुराहट उभरी थी। शुजात मेरे भाई हैं कश्यप, और यह रिश्ता यूं मोतबर है कि हमारी रगों में दौड़ने वाला खून एक माँ बाप का है। आज़र कहकर चला गया और वो तन्हा रह गई, अपनी सोच और एहतजाज करती मोहब्बत के साथ। रिश्ते सिर्फ खून नहीं, दिल भी तो बनाते हैं। जैसे यावर भाई का रिश्ता इन लोगों से था। वो सिर्फ उसके भाई ही नहीं, बाप भी थे। उनके लहजे और अंदाज में हमेशा पिदराना शफकत होती थी। अपनी और महानूर की शादी में देर भी वो सिर्फ इस गर्ज से कर रहे थे कि पहले कश्यप के फर्ज से सुबकदोश हो जाएं। फिर भी आज़र कहता था कि नहीं, नामुमकिन। उसने जोर जोर से नफी में सर हिलाया, फिर चौंक कर इधर उधर देखा। वो वहीं किचन में बैठी थी। अधकटी प्याज जूं की त्यों शेल्फ पर धरी थी। चाय का पानी खोल खोल कर सूख चुका था। डोरबेल चीख रही थी और साथ ही सहर भी। उसने तेजी से चेहरा खुश्क किया, बर्नर ऑफ किया, भागकर दरवाजा खोला। बाहर काम वाली मासी खड़ी थी। फिर इसी तेज रफ्तारी से जाकर सहर को उठाया। बचपन से अब तक यावर भाई की मजबूत शख्सियत को देखा था। वो बुरी तरह उनसे मुतासर थी। शुरू शुरू में उनके अंदाज़ो अतवार, पसंद और नापसंद वो जानबूझकर अपनाती थी, मगर बाद में यही सब उसकी शख्सियत का हिस्सा बन गया। वो वाकई उनसे बेहद मोहब्बत करती थी और आज़र ये समझने को तैयार न था कि दिलों में हर शख्स की मोहब्बत का एक खाना होता है। ज़रूरी नहीं कि किसी एक की मोहब्बत ही उसे लबालब भर दे। उसे बहुत पहले आज़र की कही बातें याद आने लगी। मेरे सिवा किसी को मत चाहो शिफा। उसे आज़र के अंदाज में मासूम बच्चों की सी हरदर्मी महसूस होती थी। तभी वो हंसती थी। अच्छी ज़बरदस्ती है। अब क्या तुम जज्बात पर भी पहरे बिठाओगे? बिल्कुल बिठाऊंगा, बल्कि तुम्हें ऐसे पहरे लगाने ही पड़ेंगे, वरना मैं कत्ल कर दूंगा। किसे? कश्यप ने शरारत से पूछा तो वो उसे गहरी नजरों से देखकर बोला, तुम्हें, ताकि ना रहे बांस और ना बजे बांसुरी। उसके ख्याल के तसलसल को टेलीफोन की बेल ने तोड़ा। उसने सहर को पहले काट में लिटाया, फिर टेलीफोन स्टैंड तक आई, मगर स्क्रीन पर नजर आते नंबर ने उसे रिसीवर उठाने से रोक दिया था। वो वहां से हटकर खिड़की में जा रुकी। बाहर पिछली रात की बारिश के बकाया जात मौजूद थे। उसने मतवातर बजती टेलीफोन बेल से घबराकर कानों में उंगलियां ठोंस लीं। आंखें लबालब भरी थीं, बेंचने से बहने लगी। तभी मुलाजमा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बाजी, फोन। वो मुतहैयर सी बाजी जी की शक्ल देख रही थी। तुम जाओ, मैं देखती हूँ। कश्यप ने उसे जाने के लिए कहा और फिर भरकर फोन का प्लग निकाल दिया। फिर वही चेहरा हथेलियों में छुपाकर रो दी। फिर उन्होंने रिसीवर रख दिया, मगर नजरें अभी तक टेलीफोन सेट पर थीं। एक अजीब सी उलझन और हैरानी ने उन्हें घेर लिया था। आखिर आज़र क्यों नहीं चाहता कि कश्यप मुझसे मिले? दिल ने खुद कलामी सी की थी। अभी अभी वो कश्यप से बात करके फारिग हुए थे, मगर हमेशा की तरह मुतमईन होने की बजाय उलझ गए थे। पहले तो बात करने का मौका ही इतनी देर से मिला। सुबह से नंबर्स मिला मिलाकर थक गए थे, और अब जब कश्यप की तरफ जाने का सोच रहे थे तो उधर से फोन रिसीव कर लिया गया था। आज़र तो इस वक्त ऑफिस में होता था। जाहिर है फोन रिसीव करना ही कश्यप ने था। हाल अहवाल दरियाफ्त करते हुए अचानक यावर को कश्यप की आवाज़ बोझल लगी थी। तुम रो रही हो कश्यप? उन्होंने इस्तेजाब से पूछा। न नहीं तो यावर भाई, बस हल्का सा जुकाम हो रहा है। उन्होंने फौरन डपट दिया। झूठ मत बोलो और सच सच बताओ कि क्यों रोई हो। वो बखूबी आगाह थे कि कश्यप को झूठ बोलने का सलीका नहीं आता। फिर कुछ उनमें भी कही गई बात की हकीकत परख लेने की सलाहियत ज्यादा थी। दूसरी तरफ कश्यप की सिसकियां उन्हें मजीद मुस्तरब कर गई थी। मैं नहीं बता सकती यावर भाई, प्लीज प्लीज मुझसे मत पूछे। यावर की हैरानी दोचंद हुई कि ऐसा जिंदगी में पहली बार हुआ, और ना इसे कबल तो यावर कभी पूछने की जरूरत भी ना पड़ी थी। वो हमेशा खुद ही अपना दिल उनके सामने रख देती थी। ठीक है, तुम नहीं बताना चाहती तो मत बताओ, मगर मैं अभी तुम्हारी तरफ आ रहा हूँ। नहीं यावर भाई, प्लीज आप मत आइएगा।
कश्यप का तेजी में कहा गया जुमला उन्हें हद दर्जा हैरान कर गया था। दूसरी तरफ यकीनन कश्यप ऐसा बेख्तियारी में कह गई थी क्योंकि इसके बाद तवील खामोशी थी। यावर भाई, आज़र नहीं चाहते कि मैं आपसे मिलूं, और प्लीज अब ये मत पूछिएगा कि क्यों, क्योंकि इस क्यों का जवाब मेरे पास है ही नहीं। भीगी हुई लड़खड़ाती आवाज में कहकर उसने राबिता मुनक़िता कर दिया और यहाँ रिसीवर यावर के हाथ में झूल गया। आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसकी बिना पर आज़र कश्यप को मुझसे नहीं मिलने देना चाहता? उन्होंने फिर से सवाल किया। तभी उनकी निगाहों के सामने हॉस्पिटल के रूम के दरवाजे की दहलीज के करीब मसला हुआ फूल आ गया था। उनका जहन अजीब से ख्यालात से भरने लगा, मगर कुछ भी सोचने से कतई गुरेज करते हुए उन्होंने कार की चाबी टेबल से उठाई, मोबाइल हाथ में लिया, कमरे से बाहर निकलकर पहले सेक्रेटरी को चंद जरूरी हिदायत दी, फिर ऑफिस से बाहर आ गए। पिछली रात बरसने वाली बारिश ने सारे शहर पर खासे खुशगवार असरात मुरतब किए थे। आसमान से जमीन तक हर चीज धुली धुलाई लग रही थी। दरख्तों के पत्ते निखर कर कुछ और हरे से लगने लगे थे। इस वक्त 4 बजे थे। शाम में मालूम होती दोपहर थी। कितना वक्त बीत गया था बारिश को थमे, मगर नीले आसमान पर सफेद बादल रुई के गालों की तरह यहाँ से वहां हवा की जद पर उड़ते फिर रहे थे। और यावर को यह मौसम बहुत भाता था। उन्हें बारिश बहुत पसंद थी। कश्यप को भी बारिश पसंद थी, और अगर उनका जहन कश्यप के अजीब रवैये और आधी अधूरी बातों में ना उलझा होता तो जरूर इस मौसम की दिल फरेबी से लुत्फ अंदोज होते। कुछ देर के लिए महानूर को सोचते और खुश होते। आज भी कश्यप को अपनी और महानूर की शादी के मुताल्लिक बताने के लिए ही फोन किया था कि वो अक्सर कहा करती थी, आपकी शादी पर तो मैं डबल नैग वसूल करूंगी, साली की हैसियत से भी और बहन की हैसियत से भी। और वो हंस देते थे कि उन्हें तो इसकी हर हैसियत दिलो जान से कबूल थी। वो उसे अपनी बहन नहीं बेटी मानते थे कि जब कश्यप ने पहला कदम उठाया था तो वो उनकी उंगली थामे हुए थी। उसने बोलना उनसे सीखा था, लिखना भी उन्हीं के कलम से शुरू किया था। वो अपनी हर बात उन्हें बताती थी, वो अपनी हर फीलिंग उनसे शेयर करती थी। इस घर में उन्हें इतनी मोहब्बत मिली थी कि अक्सर सोचते शायद सगे माँ बाप इतनी मोहब्बत उनकी झोली में ना डाल पाते। हसाम, जिन्हें वो महानूर और कश्यप की तरह अब्बू ही कहा करते थे, कि वफात के बाद एहसान मंदी के एहसासात से मगलूब होकर नहीं बल्कि अपना फर्ज समझकर शाइस्ता, महानूर, कश्यप और काशफ का ख्याल रखा था। जिन दिनों कश्यप की शादी हुई वो जापान में थे। जहां उसकी शादी में शरीक ना हो सकने का अफसोस था, वहीं इस फर्ज के पूरा हो जाने का इत्मीनान था। उन्हें उनके फर्म की तरफ से 6 माह के लिए भेजा गया था, मगर वहां उनके अच्छे काम से मुतासर होकर कुछ मजीद अरसा रोक लिया गया और अब 1 साल बाद वापस आए थे। काशिफ का एडमिशन यूईटी में हो चुका था। शाइस्ता और महानूर को अपने साथ ही ले जाने का इरादा था और काशिफ की रिहाइश का बंदोबस्त एक प्राइवेट हॉस्टल में हो गया था। एक तवील अरसे बाद कश्यप से मिले और उसे देखते ही मसहूर से रह गए। वो पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत हो गई थी और अपनी नन्ही सी बेटी को गोद में लिए कितनी मोतबर सी लग रही थी। माँ बन गई थी, मगर उन्हें देखते ही किसी नन्ही बच्ची की तरह पुरजोश हो गई थी। ये है मेरी बेटी के असल मामू, हंसते हुए उसने काशिफ को चिढ़ाया था। तो मैं क्या नकल हूँ? बजाय चिढ़ने के वो भी हंसता रहा था और इस वक्त हॉस्पिटल के कमरे में मौजूद सभी लोग कितने खुश और मसरूर थे। तभी उन्होंने आज़र को देखा था, जो मुसलसल काट में लेटी अपनी बेटी से खेल रहा था। वो आज भी उन्हें उतना ही अच्छा लगा था जितना कि अव्वल रोज, बेहद सुलझा हुआ, मुदब्बिर और शाइस्ता अतवार का हामिल। तभी तो वो कश्यप के लिए राजी हुए थे। पहले वो आज़र की ज़ाहरी खूबियों से मुतासिर हुए थे, मगर उसे अहम कश्यप के हवाले ने बनाया था। वो सिर्फ उनका बहनोई ही नहीं, दामाद भी था। वो हमेशा उनसे बहुत तमीज से मिलता था, बहुत इज्जत से पेश आता था। उनकी कार हफीज सेंटर के सामने रुकी थी, जिसकी मुखालिफ सिमत में आज़र का ऑफिस था। अगरचा वो घर जाने के इरादे से निकले थे, मगर कुछ सोचकर आज़र के ऑफिस की तरफ आ गए। बल्कि ये कहना ज्यादा मुनासिब रहेगा कि ये सब बेख्तियारी में हुआ और होता ही चला गया। 20 मिनट इंतजार करने के बाद सेक्रेटरी ने उन्हें आज़र के ऑफिस में जाने के लिए कहा। यकीनन वो मीटिंग से फारिग हो गया था। उन्होंने ऑफिस में दाखिल होते ही बाआवाज बुलंद सलाम किया था और उनके ख्याल में तो आज़र की जानब से भी ऐसी ही गर्मजोशी का इजहार होना चाहिए था, मगर आज़र ने कोई खास रिस्पांस जाहिर नहीं किया था। मुसाफे के लिए भी यावर ने ही हाथ बढ़ाया तो उसने जैसे तूहन करहन अपनी चेयर पर बैठे बैठे हाथ मिलाकर उन्हें बैठने का इशारा किया। प्लीज तशरीफ रखिए, कहिए कैसे आना हुआ। बज़ाहिर हमेशा की तरह आज भी तमीज से बोल रहा था, मगर आवाज़ो अंदाज में वाज़े महसूस की जाने वाली सर्दमहरी थी। यावर ने उसे अपनी गलत फहमी समझते हुए उसे गौर से देखा। इधर उधर न जाने किस चीज़ की तलाश में हाथ मारते हुए वो उनकी जानिब कतन मुतवज्जो ना था। सफ़ेद शर्ट पर ब्लैक टाई लगाए वो गुज़िश्ता दिनों के बरक्स ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा क्यों ना जाते जाते तुमसे मिलता जाऊं। उन्होंने हत्तल मकदूर अपने लहजे में बशाशत पैदा की थी। कोई काम था?
आज़र ने अपने साबिका अंदाज में पूछते हुए फाइल खोलकर सामने टेबल पर रखी थी। यावर को यकदम बेहद सुबकी का एहसास हुआ। नहीं, काम तो नहीं था, मगर उन्हें आज़र का यह नया सा और कदरे तुर्श रवैया हैरान कर रहा था। मैं शायद गलत वक्त पर आ गया, तुम तो मसरूफ हो गालबन, उन्होंने फिर कहा। आज़र ने अब की बार कुछ भी कहने की जहमत न की थी। यावर के अंदर तज़ीक का एहसास सर उभारने लगा। यहाँ मामला कशफ का ना होता तो कभी वो इतनी देर तक ना बैठते, बल्कि यहाँ से चले जाते और कभी इस तरफ का रुख ना करते। मगर यहाँ उन्हें मामला फहमी से काम लेना था। ये मालूम करना था कि वो कौन सी ऐसी बात है जो आज़र को इस कदर नागवार गुजरी है कि वो कशफ को उनसे मिलने से रोक रहा है, और ना सिर्फ ये, बल्कि इस वक्त भी उनसे अजनबियत से पेश आ रहा है। मैं तो ये सोचकर आया था कि तुम्हें यहाँ से लेकर घर चलेंगे और कश्यप के हाथ का खाना मिलकर खाएंगे। माहौल को खुशगवार बनाने की इख्तियारी कोशिश करते हुए वो जरा सामने हुए और ताईद तलब नजरों से उसे देखा, और आज़र ने पहली बार नजर उठाकर उन्हें देखा। अच्छा, तो ये सोचकर आए थे तुम? आज़र अपनी जगह से उठा और फाइल रैक के पास जा रुका, जबकि यावर शशदर से रह के तुम, उनके लबों ने नामहसूस सी हरकत की। आज़र कभी भी उन्हें इस तरह मुखातिब नहीं करता था। एक बात तो बताओ मिस्टर यावर, मेरी बीवी के हाथ का पका हुआ खाना खाने का इस कदर शौक क्यों है तुम्हें? यावर एक पल को सिटपटा गए। कितने अजीब से अंदाज में पूछा था उसने, और मेरी बीवी पर किस कदर जोर दिया था। कश्यप तुम्हारी बीवी ही नहीं, बहन है मेरी, और अपनी बहन के हाथों से पका खाना पसंद है मुझे, यावर ने मतानत से वजाहत की थी। जवाबन आज़र का तंज भरा हंकारा उभरा था। कम ऑन यार, कम से कम बहन भाई के पाकीज़ा रिश्ते की तजलील तो मत करो। यावर ने उलझ कर उसे देखा। उसकी बातें वाक़तन फहम से बाहर थीं। मैं कब किसी रिश्ते की तजलील कर रहा हूँ आज़र? वो आज़र के हर अंदाज में जाहिर होती नफरत से खाइफ होने लगे। आज़र सीने पर बाजू बांधे उन्हें देख रहा था। धीरे धीरे चलता उनकी तरफ आया। कोई दूर परे की रिश्तेदारी तो तुम दोनों के दरमियान है नहीं, फिर ना तो माँ एक है और ना ही बाप, लिहाजा कोई खूनी रिश्ता भी नहीं। तो फिर क्या ताल्लुक है तुम्हारा और कश्यप? कम ऑन टेल मी, आखिर क्या नाम देना चाहोगे इस ताल्लुक को? आज़र के लहजे में दबा दबा सा गुस्सा और जोश था। क्या रिश्ते सिर्फ खून से मशरूत होते हैं आज़र? वो बहुत पस्त लहजे में बोले थे। किस कदर दुख हुआ था उन्हें आज़र कमाल के ख्यालात जानकर। हर ताल्लुक खून का मोहताज तो नहीं होता आज़र। जरूरी तो नहीं है कि खून का एक होना ही रिश्ते को मोतबर साबित करे। होता है, बिल्कुल जरूरी होता है। आज़र ने सूरत से बात काटी। हर रिश्ता, हर ताल्लुक अपने मोतबर होने के लिए सबूत मांगता है, ऐसा सबूत जो पाकीज़ा हो। कोई भी ताल्लुक या रिश्ता पाकीज़ा या गलीज़ तभी होता है जब आप उसे देखते या समझते हो। किसी भी चीज़ की पाकीज़गी और गलाजत को वाज़े आपकी निगाह और आपका फहम करता है। यावर लिसानियत से बोले, मेरा और कश्यप का बज़ाहिर कोई खूनी रिश्ता नहीं है, मगर बहुत से खूनी रिश्तों से बढ़कर पाकीज़ा और काबिल एतमाद है। दिलों के रिश्ते इतने खोखले नहीं होते कि इतने ही दिलों के रिश्ते जुड़े हुए थे तो उसकी शादी होने ही क्यों दी? इत्मीनान से रखते घर में और दिलों के रिश्ते मजबूत करते। बना लिया होता उसे अपनी बीवी। आज़र, यावर ने उसकी बात कते की। एक आतिश फिशां सा उभरा था। यूं लग रहा था गोया उसने अपने मतलब की सिर्फ एक ही बात सुनी है। कभी कभी कुछ लोग कैसी कमीनी बातें कर जाते हैं। ये 6 फीटा बेहद मुहज्जब, मुदब्बिर और मुआशरे में ऊंचा मुकाम रखने वाला शख्स जो उनके लिए बेहद काबिल इज्जत हो गया था, यकदम बहुत छोटा हो गया था। वो उसके मुकाबिल खड़े कहरबार निगाहों से उसे घूर रहे थे। इतनी घटिया बात को इस कदर आराम से दांतों तले चबाते हुए यकीनन उसे पूरा एहसास था कि बहुत सी बर्छियां यावर के सीने में उतार गया है, और यावर के अंदर एक लावा उबल रहा था जो उन्हें अंदर बाहर से खाक कर रहा था। तैश के शदीद तरीन एहसास ने कनपटी के करीब रगों को फड़कने पर मजबूर कर दिया था, और पहलू में इज़्तिराब से मचलती उंगलियां उन्होंने मजबूती से भींच ली थी। मुबादा बेख्तियारी में कुछ कर बैठे। मैंने कहा था ना, पाकीज़गी और गलाजत की वजाहत देखने वाली निगाह और समझने वाले फहम पर मुनहसर है। वो कड़े ज़ब्त से गोया हुए। हमारे रिश्ते को जिस भी निगाह से देखोगे वो तुम्हें वैसा ही दिखाई देगा। एक बार फिर अच्छी तरह से सोच लो आज़र, कहीं ऐसा ना हो हमारा पाक रिश्ता तुम्हारी कजफहमी और गलत निगाहों की भेंट चढ़ जाए। मैं कश्यप का भाई हूँ। मुझे सबक रटवाने से बेहतर यह है कि तुम खुद पर ध्यान दो। आज़र के लहजे में रौनक कुछ और बढ़ गई थी। तुम हो क्या? क्या शनाख्त है तुम्हारी? भाई भाई की गर्दान मुकम्मल करने से पहले ये तो सोचो कि गली में भूख प्यास से बिलखते कुत्ते को घर में पनाह देने से वो भाई नहीं बन जाता। सब्र की एक हद होती है, बर्दाश्त की भी हद होती है। मगर यावर बिन सुहेल जैसा साबिर और कड़वी से कड़वी बात को बर्दाश्त कर जाने वाला बंदा अपना सब कुछ इस एक लम्हे के हाथों हार गया था। पहलू में जब्त करता मजबूत हथेली पर भींची हुई उंगलियों का आहनी मुक्का आज़र का जबड़ा हिला गया था। इससे कबल मैंने तुम्हें एक ऑप्शन दिया था, मुझे और यावर बिन सुहेल में से किसी एक को चुन लो
और अब मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ कि तुम यावर बिन सुहेल से सारी जिंदगी नहीं मिलोगी। सुना तुमने? यावर बिन सुहेल से नहीं मिलोगी तुम। और ये मेरा हुक्म है, तुम्हारे शौहर का हुक्म है, उसने आग बरसाते लहजे में कहा और झटके से उसे पीछे धकेल दिया। कश्यप कटे हुए शहतीर की तरह सोफे से टकराकर जमीन पर गिरी। तब आजर उसे खा जाने वाली नजरों से घूरता अपने कमरे की जानिब बढ़ा, मगर फिर रुक कर पलटा। और याद रखना कश्यप, अपने शौहर का हुक्म ना मानने वाली लड़कियां कभी खुश नहीं रह पाती। उन्हें सारी जिंदगी सिसकना पड़ता है, कुरलाना पड़ता है, याद रखना। उसने उंगली उठाकर तंबीह की थी और कमरे में आ गया था। जिंदगी की तल्ख तरीन रात शायद यही थी। बंद कमरे में गोया हर चीज की जुबान निकल आई थी। उसने हर चीज तबाह बर्बाद करने का अज़म किया, मगर फिर थक गया। सुकून तो अब भी न था। पहले वो रकाबत में मुब्तला था और अब नफरत चिंगार रही थी। अना किसी कदावर अजदहे का रूप धारे आग उगल रही थी। रात फिर तारीकी के ताने देती, पिछाड़े न थमी। फटा हुआ होंठ टीसों की जद में रहा। टूटे हुए दांत ने इतना वर्गलाया कि दिमाग फटने लगा। उसके दाएं गाल पर यावर के हाथ का निशान बड़ा वाजे था। सारी रात यह निशान सुलगता रहा। फजर की पहली अजान के साथ वो उठा। वॉशरूम में जाकर होंठ का जख्म रुई से साफ किया। डेटोल की तेज धार ने अजसर अजियत जगाई थी। वो आईने में अपने अक्स को देखता रहा, जिसने कई रूप बदले, कभी कश्यप तो कभी यावर। वो तो जैसे कहीं मदगम हो रहा था। उसने झुककर मुंह पर पानी के छींटे मारे। रिश्ते नातों के लिए किस निगाह और फहम की जरूरत होती है, ये अब तुम बखूबी समझोगे यावर बिन सुहेल। ये मेरा वादा है तुमसे, कश्यप की शक्ल देखने को ना तरस गए तो मेरा नाम बदल देना। उसने फैसला किया और बकिया रात इस फैसले के आदे में गुजार दी। यावर बिन सुहेल ने उसे सारे स्टाफ के सामने बेइज्जत करवाया था। ना वो उस पर हाथ उठाता और ना आजर अपने बचाव के लिए कोई कदम उठाता। यावर के एक ही वार से वो लड़खड़ाकर टेबल पर गिरा था। संभलने के साथ उसने गैस से मगलूब होते हुए पेपर वेट उठाकर यावर को दे मारा और वो कमबख्त बरवक्त दाईं तरफ खिसक गया। नतीजतन पेपरवेट ग्लास वॉल को एक छनाके से किरचियों में तब्दील करके जमीन बोस हो गया। आन की आन सारे स्टाफ में खलबली मच गई। एमडी का ऑफिस तीसरे फ्लोर पर था। वो भी बनफ्से नफीस आ गए। चंद लम्हे बाद पुलिस बुलवा ली गई। जाहिर है कि एमडी अपने स्टाफ के बंदे पर हुर्फ लाकर अपनी कारोबारी साख खराब नहीं करना चाहते थे, लिहाजा यावर को पुलिस के हवाले कर दिया गया। आजर का मरबूत बयान अगले दिन तक मुलतवी कर दिया गया। पुलिस के जाने के फौरन बाद एमडी ने उसे बुलवाया। दिमाग पहले ही घुमा हुआ था उनके जरा से इस्तफसार पर। उसने भड़क कर वो अंदाजे गुफ्तगू इख्तियार किया कि वो दंग रह गए। जरा जो होश में आए तो किस्सा साफ था। जाहिर है वो मालिक थे, कोई उसके नौकर तो नहीं कि खामोशी से सहते और हजम कर जाते। मगर आजर भी अपने नाम का एक ही था। इससे कबल के वो कोई हुक्म सादर करते, इस्तीफा उनके मुंह पर मार आया। घर आया तो कश्यप मुंतजिर थी। ये वो लड़की थी जिससे वो बेहद मोहब्बत करता था और शक्ल देखते ही असर नो हयात पाता था। मगर आज मामला मुख्तलिफ था। उसकी शक्ल देखते ही सारा वजूद अलाव बनकर दहकने लगा। नफरत की मुस्तरिब धमाल सर चढ़ गई। एक आन में उसे अपना हुक्म सुनाया, आगाह किया और तनफन करता कमरे में आ गया। वॉशरूम से फारिग होकर वो वापस बेड पर आ गया। मैगजीन उठाकर देखता रहा, टेलीविजन ऑन रखा, मगर सुकून कहीं न था। दिमाग में गीली लकड़ियां सुलग रही थीं। आग कम, धुआं ज्यादा था। न जाने क्या वक्त था जब फोन की घंटी चिंगाड़ी कि चौथी बेल पर वो उठा, मगर आधी बेल पर ही आवाज बंद हो गई। शायद कश्यप ने लाउंज से फोन उठा लिया था, या शायद फोन कट चुका था। उसने चेक करने के लिए रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ से आने वाली दो जनाना आवाजों में से एक को वो बखूबी पहचानता था। जरा गौर करने पर दूसरी आवाज भी पहचान में आ गई। वो माँ नूर थी। वो रो रही थी और जो कुछ कह रही थी उसे आजर गौर से सुन रहा था। फिर खामोशी छा गई और तवील तरीन अरसे बाद कश्यप की स्पाट आवाज उभरी थी। मैं आ रही हूँ, अभी आ रही हूँ। सिलसिला मुनक़ते हो गया। आजर ने एक ख्वाब के आलम में रिसीवर एहतियात से क्रेडल पर रखा। उसकी निगाहें दीवार पर किसी गैर मरई नुक्ते को खोज रही थीं। फिरौनियत के पंजे कुछ और पुख्तगी से उसके वजूद में पेवस्त हो रहे थे। और याद रखना कश्यप, अपने शौहर का हुक्म ना मानने वाली लड़कियां कभी खुश नहीं रह पाती। उन्हें सारी जिंदगी सिसकना पड़ता है, कुरलाना पड़ता है, याद रखना। आजर की आंखों में पड़े सुर्ख डोरे, होंठ के किनारे पर जमा हुआ खून, आग बरसाता दो टोक लहजा और शिद्दत जब्त से लरसता वजूद उसकी निगाहों के ऐन सामने था। वो सहम कर जहां की तहां दबकी रह गई। ये एहसास तक न था कि अभी आजर के नफरत से झटका देने पर कितनी बुरी तरह से घुटना मेज के किनारे से टकराया है। आजर के रवैये ने इस बुरी तरह खौफजदा किया था कि आंखों में मौजूद नमकीन पानी वहीं पलकों से चिपक कर रह गया था। आजर की निगाहों से ही नहीं, अल्फाज से भी कहर बरसा था। लहजे ने नफरत टपकाई थी। फिर वो चला गया और कश्यप वहीं बैठी रह गई। ये रात वहशतों ने ताबीर की थी।
आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई थी जो तूफान का रूप ले रही थी? उसने तो यावर भाई को आधी अधूरी बात बताई थी, और वो भी बेइख्तियारी में। तो क्या यावर भाई ने नहीं नहीं, ये कैसे मुमकिन है? वो खुद ही नफी करने लगी। यावर भाई से बात कर लेने के बाद उसने मुसम्मिम इरादा किया था कि आज़र को मना लेगी, कायल कर लेगी। जो वक्ती गलतफहमी की धुंध उसके जहन पर छा गई है, अपने लफ्जों से उसे छट जाने पर मजबूर कर देगी। मगर उसकी नौबत ही ना आ सकी। उसके सामने आज़र के रूप में फिरौन खड़ा था। पहले उसने चुनाव का हक कश्यप को दिया था और अब हुक्म देकर चला गया था, जैसे बादशाह अपनी रियाया को हुक्म देता है, पत्थरों पर लकीर खींचता है, जिसे मिटाने की कोशिश सिर्फ जख्म देती है। सारी रात वो वहीं बैठी रही। इर्द गिर्द ऐसा सन्नाटा था गोया गलती से कब्रिस्तान में आ गई हो। फिर उस सन्नाटे को उसकी हल्की हल्की सिसकियों ने तोड़ा। कितने आराम से आज़र ने कह दिया था कि तुम यावर से सारी जिंदगी नहीं मिलोगी। भला क्या ये मुमकिन है, जिनका होना आपके लिए ऑक्सीजन की तरह हो, दीद खून में रवानी लाती हो, दिल में तरावट और तमानियत भरती हो? क्या उनसे किता तलक इतने आसानी से मुमकिन है? शौहर मुअज्जम का हुक्म मानकर भी सिसकना पड़ता, और ना मानकर भी वो दोहरी मुश्किल में थी। जरा उसके आंसू थमे तो सहर ने वावेला कर दिया। पिछली रात से भूखी थी, माँ की गोद में आते ही करार पा गई। कश्यप ने उसके नरम से गाल को चूमते हुए उसे बाजू में भींच लिया। आज़र को अपना फैसला बदलना पड़ेगा, मेरे लिए ना सही तो सहर के लिए। तभी फोन की बेल बज उठी। उसने सहर को काट में लिटाया और लाउंज में आकर रिसीवर उठा लिया। दूसरी तरफ माँ नूर थी, बेहद रूहानसी, और जो खबर उसने दी थी वो कश्यप के पैरों तले से जमीन खींच लेने के लिए काफी थी। यावर की कार ट्रक से टकरा गई। बहुत सीरियस एक्सीडेंट हुआ है, उनकी हालत बहुत नाजुक है, इस वक्त आईसीयू में है। इसके बाद महानूर ने क्या कहा वो सुनती रही, अलबत्ता समझ ना सकी। उसके कानों में मुसलसल एक आवाज गूंज रही थी, इससे कबल मैंने तुम्हें ऑप्शन दिया था कि मुझ में से और यावर में से किसी एक को चुन लो। रौनक भरा लहजा उसके गिर्द मकड़ी के जाले जैसे तारों का जाल बुनने लगा। अब मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ कि तुम यावर बिन सुहेल से सारी जिंदगी नहीं मिलोगी। सुना तुमने? यावर बिन सुहेल से नहीं मिलोगी तुम। कोई उसके करीब, बहुत करीब चंगाड़ा था। तुम सुन रही हो ना कश्यप? महानूर की आंसुओं में भीगी आवाज उभरी। ये तुम्हारे शौहर का हुक्म है, और याद रखना कश्यप, अपने शौहर का हुक्म ना मानने वाली लड़कियां कभी खुश नहीं रह पाती। उन्हें सारी जिंदगी सिसकना पड़ता है, कुरलाना पड़ता है। तुम आ रही हो ना कश्यप? महानूर ने फिर पूछा, और वो सोच रही थी। शौहर इंसान होता है, खुदा तो नहीं कि उसका हुक्म टाला ना जा सके। फिर आज़र मुझसे मोहब्बत करता है, अभी गुस्से में है, मगर मैं उसे मना लूंगी, वो मान जाएगा। मैं आ रही हूँ, अभी आ रही हूँ। उसने रिसीवर रख दिया और कमरे से मामूल में ओढ़ने वाली चादर ले आई। यावर भाई ने मुश्किल तरीन हालात में उनके सरों पर छाया की थी, तो क्या वह उनके मुश्किल वक्त में उनका साथ न देती, जबकि वो उसे मिलने की तमन्ना कर रहे थे। हाँ, कोई ऐसी ही बात महानूर ने कही तो थी। सहर को इत्मीनान से सोता देखकर उसने एहतियात से दरवाजा बंद कर दिया, और मुड़ने पर यकदम आहनी वजूद से टकरा गई। वो आज़र था, जिसने उसे गिरने से बचा लिया था। कश्यप के लबों से चीख सी बरामद होने से पहले ही घुट गई। दिल अलग धड़धड़ाने लगा। फिर उसने अपनी तमाम तर कुव्वतों को मुजतमा कर डाला और एक एक बात उसे बताई। तुम नहीं जा सकती। पहली बार उसे अंदाजा हुआ कि आज़र की आंखों के तासुरात सफेद बर्फ की तरह सर्द हैं। लहजा सपाट और कतई मुतजलजल ना था। वो उसके हटीलेपन पर सिसक उठी। यावर भाई को मेरी जरूरत है आज़र, खुदा के वास्ते मुझे जाने दो। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि एक नज़र उन्हें देखकर वापस आ जाऊंगी और फिर कभी उनसे नहीं मिलूंगी। वो बेख्तियार एक ऐसे शख्स के सामने झोली फैलाकर खड़ी हो गई जो उससे मोहब्बत का दावेदार था। बस इनायत के चंद सिक्के दरकार थे, जो कि बहरहाल उसे मिले। तब वो अपनी जगह सुन सी रह गई। आज़र बिना कुछ कहे उसके सामने से हट गया था। अब बैरूनी दरवाजे और उसके दरमियान कुछ भी हायल न था। पहले वो कुछ देर यूं ही खड़ी ये सोचती रही कि यह हकीकत काबिल यकीन है भी या नहीं। आज़र ने उसके तफक्कुरात को झुठलाते हुए उसे जाने की इजाजत दे दी। पहले वो इल्तिजा करते हुए रोई थी, अब खुशी से रोने लगी। थैंक यू आज़र, थैंक यू सो मच। उसने तशक्कुराना अंदाज में उसका हाथ थाम लिया। मोहब्बत ऐसी ही तो होती है, हर दम मसालहत की राहों की मुतलाशी। वो चादर के पल्लू से चेहरा खुश्क करती दरवाजे की जानिब बढ़ी, मगर तीसरे चौथे कदम पर ही उसके कदम साकित रह गए। फिजा में जोरदार आवाज उभरी थी और साथ ही लोहे की गर्म सुलाख उसकी रीढ़ की हड्डी के बहुत करीब धंसती चली गई थी। उसे कोई तकलीफ ना हुई थी, मगर लगता था सांस सीने में अटकने लगा था। बेख्तियार हाथ उसकी पुश्त पर जा ठहरा, और जब वापस निगाहों के सामने आया तो सुर्ख रंग का सियाल जिंदगी पर हावी हो चुका था। उसकी टांगें लरजने लगीं। तब वो घुटनों के बल जमीन पर गिर गई। उसने समझने में गलती कर दी थी। मोहब्बत मसालिहत की राहें तलाश करती है, मगर जरूरी नहीं कि वो बामुराद भी ठहरे।
कभी कभी तो यही मोहब्बत भी मसलहत नहीं करने देती। अना जिंदा हो जाए तो मोहब्बतें यूं ही रुल जाया करती हैं। उसके कानों में सहर के रोने की आवाज आ रही थी। गालबन शोर ने उसे जगा दिया था। वो अपनी माँ को पुकार रही थी और माँ की हिम्मतें एक एक करके हवा में हलूल हो रही थी। उसकी निगाहों के सामने हर वो पल मुजस्सम होने लगा जिसमें आज़र ने उसको अपना इश्क और अपनी जिंदगी कहा था। तो क्या जिंदगी के साथ यूं किया जाता है? इश्क को यूं अजियत दी जाती है? कश्यप की पथराई हुई आंखों से एक बेमानी सा कतरा चादर के पल्लू में जज़ब हुआ था। शहर के रोने की आवाज तेजतर हो चुकी थी। कश्यप बेदम होकर बाएं तरफ लुढ़क गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। उसने पिपड़ी जमे होंठों पर जुबान फेरना चाही तो हलक आंसुओं के जायके से भर गया। उसके कान मुसलसल शहर की आवाज सुन रहे थे। बिलाखिर उसकी आंखें मुकम्मल तौर पर बंद हो गई और मुअत्तल होते हवास के साथ उसके कानों ने एक और फायर की आवाज सुनी थी। उसके बाद सकूत छा गया था। शहर की आवाज अब वो नहीं सुन रही थी। कमरे के खुले दरवाजे के सामने उनके भारी जूतों में मुकैद पैर ठठक कर यूं रुक गए थे, गोया वक्फे का मुकाम ये ना हो। कमरे में मलगजा सा उजाला था और इस उजाले में व्हील चेयर पर बैठा वो साकत वजूद कदरे हैबतनाक दिखाई दे रहा था। वो उसे देखे गए जैसे वो कोई ख्वाब हो जिसका पलक झपकने पर खो जाना शर्त हो। वो कोई खूबसूरत ख्वाब तो ना था कि खो जाने का खौफ लाक होता, मगर फिर भी वो उसे देख रहे थे, मुसलसल, लगातार, बिना पलक झपके। तभी साकित फिजा में मध्यम सी हलचल हुई थी, जैसे किसी ने बरबत पर जोरदार जर्ब लगाई हो या ठहरे हुए पानी में पूरी कुव्वत से पत्थर फेंक दिया हो। आपकी शादी में तो मुझे डबल नैग वसूल करना है, साली की हैसियत से भी और बहन की हैसियत से भी। बहुत ही मुतरन्नम आवाज उनके करीब बहुत मान से खिलखिला रही थी। उन्हें लगा उनकी आंखें पानी से तर होने लगी हैं, मगर ये उनकी गलत फहमी थी। आंखें खुश्क थीं और सामने व्हील चेयर से चिपक कर बैठे रहने पर मजबूरन उस वजूद पर मुर्तकज थी। आज इस वजूद को देखकर उनके खून की गर्दिश तेज नहीं हुई थी, गुस्से की कोई लहर नहीं उठी थी, नफरत का आतिश विशा नहीं चिंगाड़ा था, बल्कि दिल यहाँ से वहां सिर्फ तरहम से भर गया था। तासुफ था, हमदर्दी थी। मुर्दा दिमाग वाले इस वजूद से नफरत करके उन्हें अब कुछ भी हासिल हो भी नहीं सकता था कि वक्त की चाल कुछ इतनी तेज और गैर मुतवक्को थी कि वो मात करने का कोई सामान कर ही ना पाए थे। तुम सिर्फ डबल नैग वसूलना चाहती थी कश्यप, एक बार मुझे मौका तो देती, मैं अपनी जिंदगी तुम्हारी हथेली पर रख देता। मगर वो सिर्फ ऐसा सोच सकते थे कि शायद कश्यप की जिंदगी लेकर ही खुदा ने उन्हें असर नो जिंदगी दी थी। गिरफ्तार होने के महज 2 घंटे बाद ही उनकी जमानत हो गई थी और इस दौरान उन्होंने फैसला कर लिया था कि आजर से माफी मांग लेंगे। कश्यप के लिए वो ये करने को भी तैयार थे, मगर किसी भी गलत फहमी को दूर करने से पहले ही किस्मत अपनी चाल चल दी थी। थाने से वापस आते हुए उनकी कार ट्रक से टकरा गई थी। चोटें शदीद थीं। वो 3 माह कोमा में रहे और जब वापस जिंदगी की तरफ लौटे तो जिंदगी उजड़ चुकी थी। पापा, वो अगरचे चौंके नहीं थे, मगर माजी से वापसी में लम्हा तो सर्फ हुआ था। वो पलटे, एन अकब में 17 साला सहर खड़ी थी। हमारी फ्लाइट का टाइम हो रहा है पापा, मम्मा कह रही हैं जल्दी आ जाएं। वो कहकर वापस पलट गई। यावर ने उसे जाते देखा। वो हूबहू कश्यप की फोटोकॉपी थी। कश्यप के इंतकाल के बाद वो उसे अपने साथ जापान ले गए थे और अब जब एक बार फिर चंद रोज के लिए वापस आ रहे थे तो वो उनसे साथ आने की जिद करने लगी थी। वो एक बार अपनी माँ की कब्र पर फातिहा पढ़ना चाहती थी। कब्रिस्तान से वापस आकर वो आजर के कमरे में आ गई थी, जो इस घर के आखिरी कोने में था। तब यावर के सामने वो आजर के बेहिसो हरकत वजूद को तरहम आमेज निगाहों से देखती रही थी और जाते हुए उसने उनसे कहा था, मैं इनसे मोहब्बत नहीं करती क्योंकि ये मेरी माँ के बल्कि बाप के भी कातिल हैं, और मैं इनसे नफरत भी नहीं कर सकती कि बहरहाल उनका नाम मेरे नाम से जुड़ा है। बहुत स्पार्ट लहजा था। मोहब्बत और नफरत हर दो तरह के जज्बात से आ रही। यावर, वो इस आवाज पर फिर पलटे, उनके शाने पर हाथ रखे। कमाल हसीब खड़े थे। यावर हसीब के छोटे भाई, हसाम हसीब के छोटे भाई। यावर, बाहर सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं बेटा, उन्होंने मतला किया। 1 हफ्ता पाकिस्तान में गुजार कर वो लोग आज वापस जा रहे थे। यावर बिन सुहेल की निगाहें फिर से कमरे के अंदर पहुंच गईं। खाली टीन जैसे वजूद के चेहरे पर मौजूद नजरों से उनकी नजरें टकराईं। साकत पुतलियां जिंदगी की लौ से महरूम थीं। कश्यप को कत्ल करने के बाद आजर ने दूसरी गोली अपने ही दिमाग में मारी थी। क्यों, इस बात से सभी नावाकिफ थे। अलबत्ता इस हरकत को बेरोजगारी से जरूर मशरूत कर दिया गया था और अब आजर जिंदा होते हुए भी मुर्दा था। वो दिमागी तौर पर मफलूज हो चुका था और पिछले 17 सालों से ऐसी जिंदगी जी रहा था। ओके सर, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। उन्होंने अपना मजबूत आहनी हाथ मुसाफे के घर से कमाल हसीब की जानिब बढ़ाया, जिसे उन्होंने थामा तो फिर छोड़ा नहीं।
इस नरम सी गिरफ्त से आज़ादी यावर बआसानी हासिल कर सकते थे, मगर कभी कभी इंसान खुद को हालात की जद पर छोड़ देने पर मजबूर होता है। मेरा तुमसे भी वही रिश्ता बनता है जो महानूर से है, फिर तुम मुझे चचा क्यों नहीं कहते? यावर उनका सवाल सुनकर हंस दिए, नरमी से फिर बोले, रिश्ते बनाने से कहाँ बनते हैं सर, वैसे भी आज के ज़माने में खूनी रिश्ते ही मोतबर होते हैं। बिला इरादा उनकी नज़र वापस आज़र पर जा रुकी थी, फिर वो कमाल हसीब से बगलगीर हुए और दरवाजे की जाने बढ़ने लगे, मगर हाथ अभी भी नरम गिरफ्त के हिसार में था। अब के यावर इस्तेजाब से पलटे। कमाल हसीब की निगाहों में दुख किसी नन्हे बजरे की मानन डोल रहा था। मैं नहीं जानता कि आज़र ने ऐसा क्यों किया, मगर उसे माफ़ कर देना बेटा, पिछले 17 साल से वो अजियत काट रहा है। उनके लहजे में आज़र के किए पर बेहद शर्मिंदगी, उसकी मौजूदा हालत पर दुख और इल्तिजा थी कि यावर कुछ कह ही नहीं पाए। जरा सी गर्दन मोड़कर देखा, कमरे के अंदर वही मलगजा अंधेरा था और वो जिसके होंठों से राल टपक रही थी और इतनी सख्त भी ना थी कि हाथ बढ़ाकर उसे साफ करे। अना जिंदा हो जाए तो मोहब्बतें रुल जाती हैं और दिमाग मर जाए तो जिस्म यूं ही रुला करते हैं, जैसे कि आज़र कमाल का जिस्म। यावर ने कमाल हसीब का हाथ थपथपाया और बाहर की तरफ कदम बढ़ा दिए। हमारी इस दुनिया में दुनियावी खुदाओं की कमी नहीं है, मगर वो जो वाहदा ला शरीक है ना, उसे अपनी बराबरी पसंद नहीं। वो अगर कदमों तले सीढ़ी लगाकर आसमान तक पहुंचने का मौका देता है तो इसी सीढ़ी को खींचकर जमीन बोस करने की सक्कत भी उसी में है, और आज़र कमाल जमीन बोस हो चुका था। मुझे हमेशा ये अफसोस रहेगा आज़र कि कश्यप की जान मेरी वजह से छीन ली गई। मुझे खबर होती कि मेरी मोहब्बत हम सबको इस दोराहे पर ला पटकेगी तो मैं इससे मोहब्बत करना ही छोड़ देता, और काश कि तुमने मुझे एक मौका दिया होता। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि मुझे तुमसे नफरत नहीं है, नफरत तो बहरहाल है कि तुमने मेरी ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ मुझसे छीन ली है, मगर मैं तुम्हारे लिए दुआ करूँगा आज़र कि खुदा तुम्हें बख्श दे। पोर्च में दाखिल होने से कबल उन्होंने अपनी आंख के कोने में मचलता आंसू नरमी से पोंछ दिया था। टैक्सी के करीब महानूर और सहर उनकी मुंतजिर थी। अगर आपको ये नावल पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।